नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नकमा। महाराष्ट्र विधानसभा में 12 बीजेपी विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं। उन्हें 1 साल के लिए निलंबित किया गया है। 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया है। बीजेपी विधायक हंगामे को लेकर विधानसभा स्पीकर ने बड़ी कार्रवाई की है और निलंबित जो विधायक हैं उनमें शामिल हैं आशीष शेलार, गिरीश महाजन। विधानसभा स्पीकर की जो कार्रवाई है उसे देवेंद्र फडणवीस ने एक तरफा बताया है। फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी विधायक गुस्से में थे लेकिन उन्होंने कोई गाली नहीं दी, तो उनको जो निलंबित करने की कार्रवाई है वो एक तरह से एक तरफा है। सुनते हैं देवेंद्र फडणवीस ने इस पर क्या कहा है विधायकों के निलंबन पर। आज जिस प्रकार से सभागृह में ओबीसी के संदर्भ में केंद्र सरकार डेटा दे, इसका ठराव लाया गया और उसके ऊपर हमको बोलने नहीं दिया गया। उस समय हमारे कुछ लोग ऊपर चढ़े थे लेकिन उसके बाद वो सारे नीचे आए। इससे पहले कई बार ऐसी घटना हुई है, कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। बाद में हम सारे लोग अध्यक्ष जी के चेंबर में गए, वहां पर हमारी बातचीत हुई। शिवसेना के और रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलए आए, हमारे भी एमएलए थे, वो आमने सामने आए तो हमने उनको दूर किया। कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। गाली किसने दी हम सबने सुनी है। हमारे आशीष शेलार जी ने पीठासीन अधिकारी के साथ उनकी क्षमा याचना भी की, उनसे क्षमा भी मांगी। सब लोग गले मिले, अपने अपने रास्ते गए। उसके बाद केवल ओबीसी समाज के सामने इस सरकार का नकाब फट रहा है। ये ध्यान में आने के बाद एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। स्पीकर का चुनाव सदस्यों को सस्पेंड करके नहीं लिया जा सकता। इसके बारे में कई प्रकार के दाखले हैं। गाली गलौज करने वाले लोग तो शिवसेना के थे, बावजूद उसके ये कार्रवाई हुई है। तो इसका वर्णन मैं इतना ही कर सकता हूं कि तालिबानी पद्धति से सरकार चलाने वालों को भी शर्म आ जाए। ऐसे नए तालिबानी ये शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं। ये बड़ी कार्रवाई जिसको देवेंद्र फडणवीस एक तरफा कह रहे हैं, उसको लेकर अब महाराष्ट्र की राजनीति में काफी हलचल होगी। सोहित, आप इसको किस तरह से देखते हैं? इस कार्रवाई को एक तरफा कहा गया कि किसी भी तरह की कोई गाली नहीं दी थी बीजेपी विधायकों ने, तो उनका जो निलंबन है वो एक ऐसी कार्रवाई है जो एक तरह से एक तरफा की गई है और शायद जस्टिफाइड नहीं है, जैसा देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, जैसा हमने सुना है निलंबित विधायक को कहते हुए। जी देखिए, यह आरोप बीजेपी के जो विधायक और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस का है कि एक तरफा कार्रवाई की गई है। उनका कहना है कि शिवसेना के विधायक भी उस चेंबर में मौजूद थे और गाली गलौज उनकी ओर से दी गई। हालांकि जब वो सदन में थे और जब इस पर बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी, जब स्पीकर ने, जो पीठासीन अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि उनके साथ किस तरह से गाली गलौज की गई, धक्का मुक्की की गई, तब वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने ऑन रिकॉर्ड ये माना था कि हाँ, हमारे कुछ लोगों ने जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद हमने माफ़ी भी मांगी। आशीष शेलार ने माफ़ी मांगी, जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड सदन के अंदर कहा। लेकिन बाहर आकर उन्होंने कहा कि क्योंकि ये ओबीसी आरक्षण का पूरा मामला है, उसके वजह से ये सरकार ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है और बीजेपी के ही विधायकों पर कार्रवाई की जा रही है। अब आखिर हुआ क्या था? हुआ ये था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। पहले देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बात किया, उसके बाद उसका जवाब ओबीसी नेता और कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने दिया, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को वापस बात करना था, लेकिन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था विधानसभा को। जिसके बाद स्पीकर के चेंबर में यह आरोप है और जो स्पीकर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उनके चेंबर में आए बीजेपी के विधायक, वहां पर धक्का मुक्की की गई, गाली गलौज की गई, गंदी गंदी गालियां दी गई। उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें सीसीटीवी पर भी
हैं। और उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र के लिए काला दिवस है, ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं है, ये महाराष्ट्र की संस्कृति में नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें जब हुई उसके बाद एक प्रस्ताव पास किया और इन 12 जो पूरे विधायक थे जो सभी के सभी बीजेपी के हैं उनको निलंबित किया गया। अब ये इसलिए भी अहम हो जाता है, देखिए जब इससे पहले वाले सत्र की अगर आप बात करेंगे तो पिछले सत्र में बीजेपी महाविकास आघाड़ी सरकार पर काफ़ी हावी थी। हमने देखा कि शिवसेना के एक मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा था। किस तरह से पूरा आप चाहे एंटीलिया वाला मुद्दा उठा लीजिए या बाकी कई सारे मुद्दा उठा लीजिए, हर तरह से सरकार घिरी हुई नजर आई थी। इस समय भी बीजेपी ओबीसी आरक्षण के तहत जहां पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, लेकिन इस तरह से क्योंकि धक्का मुक्की और चेंबर में घुसकर गाली गलौज देने का मामला सामने आया, उसके वजह से बीजेपी के 12 विधायकों को अब निलंबित कर दिया गया है। ये 12 के 12 विधायक जो हैं अब थोड़े समय में वो जाने वाले हैं, राज्यपाल से जाकर मुलाकात करने वाले हैं और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की शिकायत वो वहाँ पर करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से असंवैधानिक तरीके से उनको निकाला गया या एक तरफा कार्रवाई की गई। लेकिन एक दूसरा पहलू भी इसका आप देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा में अभी फिलहाल कोई स्पीकर मौजूद नहीं है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस मानसून सत्र में पहले या दूसरे दिन में स्पीकर का चुनाव किया जा सकता है। पहले दिन स्पीकर का चुनाव आज क्योंकि अभी सदन खत्म हो चुका है तो कोई चुनाव नहीं हुआ, यानी दूसरे दिन ये चुनाव किया जा सकता है और एक ऐसे समय में ये चुनाव होगा जब बीजेपी के 12 विधायक इसमें शामिल नहीं रहेंगे जिनको निलंबित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसे भी एक मुद्दा बनाती हुई दिख रही है। हालांकि क्या कल वाकई चुनाव होता है या इसे अगले सत्र तक रखा जाता है ये देखना अहम होगा, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई की गई है और शायद इस तरह की कार्रवाई आमतौर पर नहीं देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के 12 विधायक हैं, उनमें से हमने जब लोगों से बात की, अतुल भातलकर से हमने जब बात की, उनका कहना है कि उन्होंने गाली गलौज नहीं दी, ना ही बीजेपी की ओर से गाली गलौज दी गई। उनका कहना है कि शिवसेना के विधायक भी वहाँ पर मौजूद थे, तो अगर कार्रवाई की गई तो किसी एक पार्टी के ही विधायकों पर क्यों की गई। हालांकि इसे लेकर अब नवाब मलिक ने एक वीडियो जारी किया है। कुछ समय में कहा जा रहा है कि कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आएंगे, तो उसमें क्या कुछ आता है ये देखना अहम होगा। लेकिन पहला दिन हंगामेदार रहा। शुरुआत ओबीसी आरक्षण से हुई थी। सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि शिवसेना और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि ये हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन शाम बिल्कुल, सुबह में ये बात सुनने में आ रही थी कि कैसे शिवसेना और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ सकती हैं। बयान आया था कि दुश्मन नहीं है हम, तो इससे लग रहा था कि चीजें जो हैं वो ठीक हो रही हैं। लेकिन सुबह ये और शाम ये कि बीजेपी के 12 एमएलए सस्पेंड किए गए हैं और 1 साल के लिए उनका सस्पेंशन है और बीजेपी का ये आरोप है कि ये बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई है। उनके विधायकों ने किसी तरह की गाली गलौज नहीं की है। वहां पर दूसरी पार्टी के विधायक भी मौजूद थे, उन्होंने गाली गलौज की, पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये जो निलंबित विधायक हैं वो राज्यपाल से कुछ ही देर में मिलने वाले हैं, शायद शाम के 5:45 बजे ऐसी खबर है कि वो 5:45 पर गवर्नर से मिलेंगे और अपनी शिकायत दर्ज करेंगे कि उनके साथ जो हुआ है वो गलत किया गया है। कलम 28 पोटकलम 2 अन्वय। और महाराष्ट्र से अब आगे बढ़ते हैं बिहार की तरफ, क्योंकि आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना के 25 साल पूरे हुए और इस दौरान जब कार्यक्रम हुआ तो बहुत दिनों के बाद लालू यादव किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। वो कुछ बीमार जरूर लग रहे थे, अस्वस्थ लग रहे थे, लेकिन उनके तेवर पहले की तरह ही नजर आए। लालू ने कहा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, मिट जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। राष्ट्रीय जनता दल को ये दल है, ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं लोगों को कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मिट जाएंगे, देखिए हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। वो बोलता था जंगल राज, मेरा जो राज था गरीबों का, क्योंकि गरीब लोगों का राज था। सैकड़ों बरस से रोटी एक तवा पर जल रही थी एक तरफा, वो जनता के गरीबों के सहारे हमने पलट दिया। रोटी को पलटा और वो लगातार क्रम शुरू हुआ। इससे लोगों को बहुत तकलीफ कि जंगल राज आ गया।
आरजेडी के स्थापना दिवस कार्यक्रम से पहले रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी गई। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आपको मालूम हो कि रामविलास पासवान जी की आज जयंती है। हम लोगों ने लंबे समय तक साथ काम किया है। आज वो हम लोगों के बीच नहीं हैं। हम इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। भारत सरकार में मंत्री रहे, सात लोग आज हमारे बीच में नहीं होता है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इस मौके पर लालू प्रसाद यादव के साथ उनके परिवार मौजूद था। उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती इस मौके पर मंच पर उनके साथ थी। और आज रामविलास पासवान की जयंती भी है और ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी के दो फाड़ होने के बाद चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। एलजेपी के बागी और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस यहीं से सांसद हैं, हाजीपुर से। हालांकि इस सीट की पहचान रामविलास पासवान से रही है। उन्होंने यहां पे जीत दर्ज की है रिकॉर्ड मार्जिन से। दिल्ली से पटना पहुंचते ही चिराग पासवान काफ़ी एक्शन में दिखे। उन्होंने पहले अंबेडकर पार्क खोलने के लिए धरना दिया और फिर अपनी बहन से मिलने पहुंचे। चिराग का दावा है कि पार्टी के 95% लोग उनके साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता अभी पार्टी को खड़ा करना है। चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और उनके साथ एक भीड़ वहां पर मौजूद थी। लेकिन दिल्ली से पटना रवाना होने से पहले चिराग पासवान ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि जब अपनों ने धोखा दिया तो अब जनता ही मेरा मार्गदर्शन करेगी। लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा और भतीजे के बीच जंग जारी है और अब जो भतीजा जो है अपने चाचा के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से सोमवार से आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं। बात करते हैं भतीजा चिराग पासवान से, ऐसा क्यों? देखिए, अगर इसको मेरे चाचा जी का संसदीय क्षेत्र समझकर अगर इस यात्रा की शुरुआत को देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरे उद्देश्य को बहुत छोटा करने का ये प्रयास है। हाजीपुर से इस यात्रा की शुरुआत करना के पीछे का कारण मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही है। पापा ने हाजीपुर को हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। आज देश में ही नहीं, दुनिया में हाजीपुर को पिताजी की वजह से जाना जाता है और पिताजी को हाजीपुर की वजह से जाना जाता है। हाजीपुर की वजह से दो बार पिताजी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ फॉर विनिंग विद द हाईएस्ट मार्जिन। तो आज जब मुझे सही मायनों में आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे अपनों ने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटा लिया, मेरे अपनों ने जब आज मुझे धोखा दिया, तो मेरे पास ईमानदारी की बात है, मम्मी के अलावा अब कोई बचा नहीं मेरे परिवार में। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जनता ही मेरा मार्गदर्शन कर सकती है, वो ही मुझे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। इस उद्देश्य के साथ मैंने इस यात्रा की सोच रखी और हाजीपुर से शुरुआत करने का सिर्फ एकमात्र कारण यही है कि जिस क्षेत्र ने पापा को उम्र भर आशीर्वाद दिया और आज पापा जो कुछ भी रहे हाजीपुर की वजह से रहे, और इसीलिए वहाँ से मैं इस यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। चाचा आपकी ये भी सलाह दे रहे हैं पशुपति पारस की आपको जो है अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में जाकर वहाँ श्रद्धांजलि यात्रा निकालनी चाहिए। देखिए, श्रद्धांजलि, वही मैंने कहा, मतलब इस उद्देश्य को शायद चाचा समझ ही नहीं पाए इस बात को कि मैं हाजीपुर से क्यों। उनको शायद व्यक्तिगत वो इस चीज़ को ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्योंकि वो वहाँ से सांसद हैं और इसीलिए मैं वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। नहीं, पापा की कर्मभूमि रही है, पापा ने अपना माँ का दर्जा हाजीपुर को दिया उस उद्देश्य के साथ। और जहाँ तक रही बात श्रद्धांजलि यात्रा की, श्रद्धांजलि आपके मन में होती है, उसके लिए आपको यात्रा निकाल कर दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मैं किसी शोक के लिए या किसी श्रद्धांजलि के लिए नहीं, आज मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं जनता के बीच उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। लखनऊ के गोमती रिवर प्रोजेक्ट में अनियमितता को लेकर सीबीआई की छापेमारी हुई है। उत्तर प्रदेश में 40 जगह पर छापेमारी कर रही है सीबीआई। राजस्थान और कोलकाता में भी ये छापेमारी हो रही है। अनियमितता की जांच के लिए सीबीआई ने नया मामला दर्ज किया है और नए मामले में
189 आरोपी हैं, लेकिन तब के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इसमें नाम नहीं है। ये गोमती रिवर प्रोजेक्ट है और इसमें किसी भी तरह की जो अनियमितता हुई है, इसी के तहत ये छापे चल रहे हैं। यूपी में ही 40 ठिकानों पर सीबीआई के छापे चल रहे हैं। इसमें अखिलेश यादव का लेकिन कहीं पर भी नाम नहीं है। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग ये कह रहे थे कि एक जांच सरकार ने शुरू की थी और एक सरकारी एजेंसी शुरू कर रही थी, लेकिन छापेमारी अब अपने उरूज पे तब पहुंची है जब चुनाव होने वाले हैं, तो उसके टाइमिंग को लेकर के वो सवाल कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए और कोई आरोप साबित ना हो जाए, तब तक हर आदमी ये कहता है कि ये राजनीतिक साजिश है और हमें बदनाम करने के लिए, हमें फंसाने के लिए ये किया जा रहा है। अब ये जो प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मतलब गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो लखनऊ के बीचों बीच से बहती है। आधा शहर नदी के उस पार है, आधा शहर नदी के इस पार है। तो ये इस नदी की खूबसूरती है। इसके दोनों किनारे बहुत बुरी तरह बदबू आती थी, जलकुंभी होती थी, झाड़ियां थी। तो ये इस पूरे किनारों को ब्यूटीफाई करने का एक ये प्रोजेक्ट था। तो पहले फेज में 14 किलोमीटर के गोमती के रिवर फ्रंट को ब्यूटीफाई करना था और यहां से एक फेरी शुरू करनी थी कि पानी के जरिए लोग एक रास्ते से दूसरे रास्ते चले जाएं। अगर आप इसके रात के विजुअल्स देखेंगे, अगर लाइटिंग देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये हिंदुस्तान का कोई हिस्सा नहीं है। इतनी खूबसूरत उसकी लाइटिंग्स थी और ये म्यूजिकल फाउंटेन वगैरह फ्रांस से ये इंपोर्ट किए गए थे। लेकिन जब बाद में सरकार बदली और सरकार ने इसकी जांच की, तो ये आरोप लगाया कि इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत लेवल पे घोटाले हुए हैं। बहुत सारे डिटेल्स उस टाइम लोग देते थे कि किस किस लेवल पे ये कैसे घोटाले हुए हैं। उसकी पहले एफआईआर की गई थी, फिर वो सीबीआई को सौंप दी गई और अब वो सीबीआई इसमें इतने बड़े पैमाने पे पहली बार ये रेड और यहां पे कर रही है। तो अब इसमें बहुत तरह के प्राइवेट लोग इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने माल सप्लाई किया होगा। पत्थर वाले होंगे, इक्विपमेंट सप्लाई करने वाले होंगे, लैंडस्केपिंग करने वाले होंगे, गार्डनिंग, जो वहां बहुत खूबसूरत गार्डन बनाए गए थे, फ्लावर बेड्स बनाई गई थी, खजूर के पेड़, बड़े बड़े पेड़ बाहर से लाके लगाए गए थे। तो ये बहुत लेवल पे सैकड़ों तरह के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे और अलग अलग लेवल पे सबके खिलाफ जांच हो रही है। तो ये रही उत्तर प्रदेश की बात। और इधर टीएमसी के सुखेंदु रॉय और महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इन नेताओं ने राष्ट्रपति से मांग की है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने नारद घोटाले के आरोपी शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। हालांकि इससे पहले तुषार मेहता कह चुके हैं कि उनकी मुलाकात शुभेंदु अधिकारी से नहीं हुई है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा है कि वो मिलने जरूर आए थे, लेकिन मैंने मिलने से मना कर दिया। टीएमसी के सुखेंदु शेखर राय और महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है शुभेंदु अधिकारी तुषार मेहता को लेकर। क्या आप लोगों ने मुलाकात की और क्या बात की मांग की? जैसे हमने हमारे जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है श्री तुषार मेहता, वो सीबीआई के स्पेशल प्रोसिक्यूटर है नारोदा केस में। बंगाल के बीजेपी जो नेता है जिनके नाम आपने लिया, वो नारोदा केस और शारदा केस दोनों में अक्यूज्ड है। केस अभी चल रहा है। तुषार मेहता साहब स्पेशल प्रोसिक्यूटर होके वहीं केस में अपीयर कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। और अभी भी ऐसे सिचुएशन में बीजेपी के लीडर, वो जेड कैटेगरी प्रोटेक्टी है, वो पहले सौराष्ट्र मंत्री से मिलते हैं 1 जुलाई, फिर उनके घर कृष्णा मेनन मार्ग से सीधा जाते 10 अकबर रोड, जो सोलिसिटर जनरल के ऑफिशियल रेसिडेंस है, प्राइवेट नहीं, ऑफिशियल रेसिडेंस में जाते, अंदर जाते, उनकी गाड़ी, आप लोग के पास फुटेज है, जो सिक्योरिटी क्लियर करके उनको अंदर भेजता है। वो अंदर 30 मिनट लगभग रहता है, बाहर आता है। तो एक सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि अक्यूज्ड नारोदा केस में कैसे कोई अक्यूज से मुलाकात कर सकता है? लेकिन वो कह रहे हैं वो कह रहे कि वो बिन बुलाए आए हैं हमारे ऑफिस में, 30 मिनट बैठे, चाय वाय पी, फिर हमने मुलाकात नहीं की, वो चले गए। हम आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, हम तो सब बच्चे नहीं हैं, सब बेवकूफ़ तो नहीं है। ये सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिशियल रेसिडेंस है। विदाउट सिक्योरिटी क्लियरेंस अगर कोई आदमी, उनका गाड़ी चल के नहीं, उनका गाड़ी में और भी लोग,
वॉकी टॉकी में बात करके उनको अंदर सिक्योरिटी क्लियरेंस दे रहे, अगर बिन बुलाए आए आप, हम चले जाएंगे 10 अकबर रोड, हमको अंदर ले जाएंगे उन लोग। तो नंबर 1 इट डजंट स्टैंड। नंबर 2 जो कह रहे हैं हमारे सोलिसिटर जनरल के वो 20 मिनट बैठे चाय वाय पी, वो अक्यूज्ड है नारोदा केस में। आप उन केस का स्पेशल पीपी है, आप उनको चाय पिला रहे और उनसे माफ़ी मांग रहे कि हम मुलाकात नहीं कर सकते। तो देखिए कौन सच बोल रहा है। हम और ये हमारा जो सोलिसिटर जनरल है, इनका सच बोलने का रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर अंडर ओथ कहा था कि सड़क में कोई माइग्रेंट्स नहीं है। आपको मालूम है, हमको मालूम है वो उस बात में सच्चाई कितनी थी। 2 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट में फिर खड़े होकर एक ही सोलिसिटर जनरल अंडर ओथ ने कहा कि दिल्ली में क्या ऑक्सीजन क्राइसिस, कोई ऑक्सीजन क्राइसिस नहीं है। तो वो सोलिसिटर जनरल की बात में कितना सच्चाई है हम सब जानते हैं। तो हमारे मांग सिंपल है कि या तो आप सीसीटीवी फुटेज रिवील कीजिए आपके रेजिडेंस से, जो एज टैक्स पेइंग सिटीजन्स वी आर अलाउड टू सी अंडर आरटीआई। सेकंड, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो 3 आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो फॉर ग्रोस मिसकॉन्डक्ट, क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट एंड ग्रोस इम्प्रॉपर्टी। जी, बंगाल और सेंटर के बीच में लड़ाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। फेडरल स्ट्रक्चर के लिए कैसे देखते हैं, और इससे बंगाल का विकास पर भी तो असर पड़ सकता है लगातार? नहीं, ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करेंगे, ये हमारे जैसे इस पॉइंट पे था। थैंक यू। ये थे मोहम्मद मोइत्रा, जिनका ये कहना है कि जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, जो उनका एक्ट रहा है वो सही नहीं रहा है। नई दिल्ली में कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है कि लिंचिंग हिंदुत्व के खिलाफ है और ऐसा करने वालों पर बिना किसी भेदभाव के सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने ये बयान दिए। उन्होंने कहा कि भारत में इस्लाम को किसी तरह का खतरा नहीं है, मुसलमानों को किसी डर में नहीं रहना चाहिए। भागवत ने यह भी कहा कि अगर कोई हिंदू ये कहे कि मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते तो वो हिंदू नहीं हो सकता। बिना हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा, मेरे अकेले का जब तक। लेकिन मेरे समाज में आकार को मानने वाले लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनकी श्रद्धा का आदर करता हूं। उनकी श्रद्धा का आदर करने से मेरी भक्ति पे कोई गड़बड़ नहीं होती। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। तो मोहन भागवत कि इस बयान में जहां लिंचिंग की कड़ी निंदा की गई है, उसके बाद प्रतिक्रिया आई है AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी की। सुनते हैं ओवैसी का क्या कहना है। हम ये उनसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या मोहन भागवत जी इस बात को मान चुके हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में RSS और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से रेडिकलाइजेशन हो चुका है? क्योंकि वो लिंचिंग के बारे में कह रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि RSS अगर मानती है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, करने वालों का क्या ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है या नहीं है, और अगर हो रहा है तो क्या उनका रेडिकलाइजेशन अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार क्या RSS और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं है?
आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़ हिंसा हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है, क्योंकि आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। और अब हमने आपको भी खबर दिखाई थी, लोक जनशक्ति पार्टी के जब से दो हिस्से हो गए हैं उसके बाद से इसमें टकराव के बाद अब चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से एक आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। आज ही के दिन रामविलास पासवान यानी उनके पिता की जयंती है और ऐसे में ये आशीर्वाद यात्रा निकली है हाजीपुर से। एलजेपी के बागी और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस यहीं से सांसद हैं। हालांकि हाजीपुर की सीट जो है वो रामविलास पासवान की पहचान रही है। चिराग पासवान से इस मौके पर हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने बात की है। आज आपके पापा जी का जन्मदिन मनाने कई लोग मनाने तो आप किस रूप में लेंगे इसको? नहीं, बिल्कुल वो जिस सम्मान के हकदार हैं, मैं धन्यवाद करूंगा हर उस सत्ता पक्ष विपक्ष दल के नेताओं का और उन राजनीतिक दलों का जिन्होंने मेरे पिताजी की जयंती को इतने धूमधाम से अपने अपने कार्यालयों में मनाया। उसके लिए मैं अपनी तरफ से उनका धन्यवाद। हमारा पारिवारिक संबंध है। चाचा भी मना रहे हैं कि असली एलजेपी वही है। आपके चाचा भी मना रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे चाचा जी ने जब मेरे छोटे चाचा का निधन हुआ था उनकी जयंती उन्होंने नहीं मनाई थी। कारण क्या पता नहीं। जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में हुए ड्रोन हमले के बाद श्रीनगर में ड्रोन्स पर पाबंदी लगा दी गई है। श्रीनगर के डीएम ने आदेश जारी करके कहा है कि श्रीनगर में अब ड्रोन खरीदे और बेचे नहीं जा सकेंगे और जिनके पास पहले से ड्रोन हैं उन्हें जल्द से जल्द थाने में ड्रोन जमा कराने होंगे। श्रीनगर से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नजीर मसूदी। श्रीनगर में ड्रोन के इस्तेमाल पे पाबंदी लगाई गई है। इसकी खरीद और फरोख्त या अपने पास रखने पे भी पाबंदी लगाई है और जिनके पास ड्रोन है सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक उन्हें नज़दीकी पुलिस थाने में उससे जमा करना है, उसका रसीद लेना है। ज़िला मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद के मुताबिक इसलिए किया गया है क्योंकि सुरक्षा के खदशात हैं। ये एक हफ्ते पहले जब यहाँ जम्मू में एयरफोर्स बेस पे ड्रोन हमले हुए तो 2 ड्रोन हमले हुए तो उससे लग रहा था कि जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसमें काफ़ी तब्दीली आई है। नए इंतजाम करने पड़ेंगे कि किस तरह इस तरह के हमलों को बंद किया जाए या उन पर रोक लगाई जाए। जम्मू में एयरफोर्स बेस पे पहले ही वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के जो एक्सपर्ट हैं जो फ्रीक्वेंसी को जाम कर सकते हैं, जो ड्रोन और उसका जो बेस स्टेशन है उसको जाम करने की उस पर भी काम हो रहा है। साथ ही साथ नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने इसकी तहकीकात शुरू की है और एनआईए के डायरेक्टर जनरल भी जम्मू पहुंच गए और दूसरे जो आला सिक्योरिटी अधिकारी भी पहुंच गई है। पहले राजौरी ज़िले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहां ड्रोन के इस्तेमाल पे पाबंदी लगाई, उसके बाद अब श्रीनगर में हुई। लेकिन इस पे जो है जो लोग ड्रोन इस्तेमाल यहाँ करते थे, कैमरामैन करते थे या यहाँ जो जर्नलिस्ट करते थे या सरकारी तौर पे रिमोट सेंसिंग वगैरह कई चीज़ें इससे ड्रोन के इस्तेमाल से होती थी, उन पर क्या असर पड़ेगा अभी तक उसका कोई फैसला नहीं लिया गया। फिलहाल ड्रोनों पे पाबंदी लगाई गई है श्रीनगर में। और जब पिछले एतवार को जो 8 दिन पहले जब जम्मू में जो ड्रोन हमले हुए उसके बाद आर्मी और बीएसएफ का ये कहना है कि 4 जगहों पे जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है वहाँ ड्रोन दिखाई दी। एक जगह आर्मी ने फायरिंग भी की लेकिन ड्रोन को गिरा नहीं पाई, रात का वक्त था। तो इससे जो पूरी जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसमें काफ़ी असर पड़ा है क्योंकि अब ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी जो इंस्टॉलेशन है वीआईपी की सिक्योरिटी है या पॉलिटिकल लीडर्स की सिक्योरिटी है, जो ड्रोन का जो इस्तेमाल है
वो इसमें मिलिटेंसी में आना, इसने जो पूरी जो सुरक्षा की व्यवस्था और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें काफ़ी एक चैलेंज खड़ा किया है उसके लिए। तो इसीलिए शायद एक एहतियाती तदबीर के तौर पर श्रीनगर में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। लेकिन जो इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं ये सिर्फ कैमरा के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो वो एक्सप्लोसिव वो कैरी करते हैं पेलोड, वो तो क्वाडकॉप्टर्स होते हैं। क्या क्वाडकॉप्टर और ड्रोन में कोई फ़र्क है जो कैमरा के इस्तेमाल या के लिए इस्तेमाल किया जाता है? लेकिन फ़िलहाल सरकार ने पूरी जो ड्रोन के इस्तेमाल पे यहाँ श्रीनगर शहर में पाबंदी लगा दी है। राजधानी दिल्ली में पंजाब पुलिस ने मिलावट की हेरोइन बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 5 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इन आरोपियों ने 15 दिन पहले एक डीलर से साउथ दिल्ली के सैनिक फार्म में एक कोठी किराए पर ली थी। पुलिस ने रेड डालकर यहां भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पंजाब पुलिस पिछले 1 महीने से इस गिरोह की तलाश में थी। पंजाब पुलिस सभी आरोपियों को कागजी कार्रवाई के बाद अपने साथ लेकर गई है। अभी तक हमारे पास 5 लोग हैं और जो बरामद हुआ है कुछ केमिकल्स हैं, अराउंड 17 kgs ऑफ हेरोइन है। इसके साथ में कुछ लैब इक्विपमेंट है एंड 5 बंदे। जो रेड है हम लोग को शाम में इन्फॉर्मेशन मिली थी, अकॉर्डिंगली हम इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ गए थे एंड अभी हम लोग जो भी लीगल हमारे प्रोसीजर्स हैं उसको कंप्लाई कर रहे हैं सो दैट कहीं भी कोई लीगल लूपहोल्स न रह जाए। सुप्रीम आईटी एक्ट की धारा 66A रद्द होने के बावजूद इस धारा के तहत मामले दर्ज किए जाने पर नाराजगी जताई है। सोशल मीडिया पर टिप्पणी से जुड़ी है धारा 66A और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा रद्द होने के बाद भी मुकदमे दर्ज करना चौंकाने वाला है। ये शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है, इस पर हम कुछ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है। केंद्र सरकार को 2 हफ्ते में जवाब देना है। फैसले से पहले 11 राज्यों में 229 केस इसमें दर्ज किए गए हैं। 2015 के फैसले के बाद मामले बढ़कर 1307 हो गए हैं। अब भी 66A के 745 मामले लंबित हैं। ये तमाम बातें याचिका में लिखी गई हैं। सोशल मीडिया पर टिप्पणी से जुड़ी है धारा 66A और सुप्रीम कोर्ट ने 66A को असंवैधानिक बताते हुए 2015 में रद्द किया था। दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के बीच बाजार और मॉल खुल चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच वो लापरवाहियां भी हो रही हैं जो फिर से हालात बिगाड़ सकती हैं। ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई भी जारी है। लाजपत नगर 2 के सेंट्रल मार्केट को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। हम इस समय साउथ दिल्ली के लाजपत नगर में मौजूद है। यहाँ का जो सेंट्रल मार्केट है, इस समय आप देख सकते हैं पुलिस वाले जो यहाँ पे हैं, जो नए ऑर्डर्स आए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से हो, इसके लिए इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इस मार्केट को, इस सेंट्रल मार्केट को वैसे बहुत ही जाना माना पॉपुलर मार्केट है, स्पेशली वेडिंग शॉपिंग के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए। पर अब इस पूरे मार्केट को कोविड वायलेशंस की वजह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर हजारों दुकानें हैं, बहुत से स्ट्रीट साइड शॉप्स हैं, बहुत से वेंडर्स रहते हैं यहाँ पे। पर अभी आपको जो रेडी वाले हैं, जो प्रॉपर दुकानें, सब कुछ बंद चल रही हैं। पुलिस वाले आप देख सकते हैं लगातार कह रहे हैं लोगों से, जो ट्रेडर्स यहाँ पर मौजूद भी हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर भीड़ ना लगाएं किसी भी तरह की। तो पूरा का पूरा बाजार इस समय बंद है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनकी मीटिंग्स होंगी। कोशिश ये है सरकार की तरफ से भी कि दोबारा से बाजार को जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाए। फिलहाल इसे अंटिल फर्दर ऑर्डर्स बंद किया गया है, यानी जब तक, अभी तक कोई टाइमलाइन नहीं दी गई कि कब तक बंद रहेगा। पर अभी कोशिश ये है सरकार की तरफ से कि इन लोगों के साथ बातचीत करके कोविड नियमों का पालन कैसे करा जा सकता है, इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करके दोबारा बाजार को शुरू किया जा सकता है। तो हम दुकानदारों से ही बात करेंगे और इस पूरे विषय को समझेंगे। सर, अपना नाम बताएं और बताएं कि अभी अब प्रशासन के साथ बातचीत किस लेवल पर है। मेरा नाम रमन शर्मा है। मैं सेंट्रल मार्केट में मेरी अपनी शॉप है, श्री राधिका प्रॉपर्टीज के नाम से। और
मेरे और मैं एक हम समिति भी चला रहे हैं, लाजपत नगर समाज सेवा समिति, जिसके प्रधान हमारे हरविंदर सिंह पंपी हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। पूछिए मैडम, जो भी आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको उसका जवाब दूंगा। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे अभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कब मीटिंग फिक्स है, क्या मुद्दों पे बातचीत होने वाली है? आज 3 बजे उन्होंने हमें बुलाया है, बुरी मार्केट के जो प्रधान हैं उनको बुलाया है, और जो निर्देश देंगे हम उन निर्देशों का पालन करेंगे। और बाकी जो हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, जो अफसरान जो हमारे को आदेश देंगे वैसे करेंगे। जी, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग या मास्किंग जो है उसके लिए फॉलो करवाना कितना मुश्किल हो जाता है? जनता मुश्किल बहुत है, बहुत बड़ी मात्रा में आती है। बहुत मुश्किल है सोशल डिस्टेंस और मास्क के लिए। बाकी हमारे जो दिल्ली पुलिस का स्टाफ है वो हर मिनट में सबको अनाउंस कर रहे हैं कि अपना मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें। दुकानदार भी सारे भाई दिल्ली पुलिस का स्टाफ तो बैरियर के ऊपर भी खड़ा रहता है वहाँ पर, और जितने भी लोग आते हैं उनको मना करते हैं कि आप लगाओ। कई मानते हैं, कई नहीं मानते, मगर ये आप बाकी आगे उनसे पूरा कोऑपरेट करेंगे। ये कटना भी चाहिए, पता चले कि हाँ भी एक बार ही कटेगा तो दोबारा फिर ये सब सुधर जाएंगे। और ये हमारे लिए कर रहे हैं ना, लोगों के लिए, जो प्रशासन है हमारी सुविधा के लिए कर रहा है, और हम उनके साथ हैं। वो जैसे हमें निर्देश देंगे इस बारी हमारे को वो मकसदें, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई साहब ये मार्केट अब बंद ना हो, इसको खोला जाए। आगे बहुत नुकसान हो चुका है। कितने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है? हजारों की तादाद में जी, यहाँ पे हजारों की दुकान है, हजारों की तादाद में यहाँ पे नुकसान हो रहा है। हम तो उनसे गुजारिश करेंगे कि किसी तरीके आज 3 बजे की हमारे लोगों की उनके साथ मीटिंग है, मीटिंग में जो भी वो निर्देश देंगे उनका हम पालन करेंगे। पुरानी दिल्ली के मशहूर सदर बाजार के रुई मंडी बाजार की 6 जुलाई तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों के आने के चलते कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा था और प्रशासन को लग रहा था कि ये सुपर स्प्रेडर बन सकता है, इसलिए इस बाजार को भी बंद कर दिया गया है। हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने वहां पर लोगों से बात की है। पुरानी दिल्ली में इस तरह की शांति या इस तरह का सन्नाटा केवल 2 ही सूरत में दिखाई देता है। पहला रात के समय और दूसरा लॉकडाउन के समय। रात का ये समय है नहीं, लॉकडाउन दिल्ली में लगभग खत्म हो ही चुका है, तो फिर ये शांति और सन्नाटा क्यों है? मैं पुरानी दिल्ली के मशहूर सदर बाजार के रुई मंडी इलाके में हूँ और इस इलाके को या इस बाजार को कोरोना नियमों की अनदेखी की वजह से 6 जुलाई तक यानी कि मंगलवार तक के लिए बंद करने का आदेश दे दिया गया है। तो ये बाजार क्योंकि बंद है, सील ही कर दिया गया है इस बाजार को, इसलिए ये देखिए भरी दोपहरी में भी, दोपहर के समय या इस समय यहाँ पर जो है इतने लोग आमतौर पे होते हैं कि आप आसानी से पैर नहीं रख पाते हैं। कोरोना से पहले से ऐसी स्थिति थी, लेकिन प्रशासन ने जब यहाँ सर्वे किया शनिवार को तो ये पाया कि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जो कोरोना नियमों का पालन होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा लोगों के आने की वजह से नहीं हो पा रहा है। और कहीं ये सुपर स्प्रेडर ना बन जाए कोरोना वायरस के फैलने का, तो इस वजह से इस मार्केट को, रुई मंडी मार्केट को, सदर बाजार के इस मार्केट को बंद करने के आदेश दे दिए गए। ये मार्केट जो है ये मुख्य रूप से जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसका यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर काम होता है। तो सारी दुकानें देखिए, इससे की तस्वीरें पुरानी दिल्ली में आपको दिन के समय जो है नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि बाजार सील किया गया, बंद किया गया है, इसलिए ऐसी तस्वीरें देखने को यहाँ मिल रही हैं। केवल ये रुई मंडी ही नहीं बल्कि लाजपत नगर 2 का जो सेंट्रल मार्केट है उसको भी अगले आदेश तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले लक्ष्मी नगर मार्केट जो है कोरोना नियमों की अनदेखी की वजह से जो है बंद कर दिया गया था, वो मार्केट अब खोल दिया गया है। ऐसे ही नांगलोई में भी कुछ बाजार बंद किए गए। गांधीनगर में भी, जो पूर्वी दिल्ली का गांधीनगर है, वहां पर भी 12 दुकानों को इसी कोरोना नियमों की अनदेखी या कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामले में बंद करने के आदेश दिए गए। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि अगर दुकानदार चाहते हैं कि ऐसी तस्वीरें ना आए, अगर खरीदार चाहते हैं कि ऐसी तस्वीरें देखने को ना आए, तो कुछ सावधानी जरूर बरतनी होगी। और जब आप सावधानी बरतेंगे तभी दुकानदार दुकान खोल पाएंगे, खरीदार सामान खरीद पाएंगे और बाजार गुलजार रह पाएंगे। कम से कम ऐसे सन्नाटे भरी तस्वीरें देखने को हमें नहीं मिलेंगी। सदर बाजार के रुई मंडी से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
तो वो बाजार जहां पर कोरोना नियमों के पालन नहीं हो रहे हैं और जहां ये डर बना हुआ है कि ये बाजार अब भीड़ की वजह से, लोगों के आने की वजह से और दूसरे की कोरोना के नियम जो हैं उसके पालन नहीं होने की वजह से सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, वहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। जैसे दिल्ली के लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में हुआ है और ये रुई मंडी में। तो जरूरी है कि ये एहतियात बने रहें ताकि बाजार खुले, लोगों का काम भी चले, लेकिन बीमारी फैलने की ये वजह नहीं बने। तो इस वक्त 5 की बात में इतना ही।